और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। सीएम ने मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी योजना के तहत पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की है। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार धनराशि का वितरण भी किया है। पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड देहरादून का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पूरी टीम को एवं पेरिस में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पेरिस में शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के होनहार खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आप लोगों की उपस्थिति हमारे अन्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेकर अभी मैंने तीनों का नाम यहाँ पर से लिया था। तीनों का नाम मैंने इसलिए लिया कि हमारे सभी खिलाड़ी आप सब लोगों से, आप लोगों के जीवन से भली भांति परिचित हों कि कितनी सामान्य परिस्थितियों में ये तीनों ही बच्चों ने हमारे देवभूमि उत्तराखंड से पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। अनेक प्रकार की चुनौतियां इनके जीवन में रही हैं, अनेक अभाव भी रहे हैं, लेकिन इनकी जो संकल्प शक्ति है उसने इनको पेरिस ओलंपिक तक पहुंचाया है। और एक बात और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अभी मुझे मिले थे पिछले दिनों, ये कोई अंतिम ओलंपिक नहीं था, ये तो उनकी शुरुआत हुई है। अभी बहुत लंबा सफर इनको तय करना है। मैं आज के अवसर पर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हर स्तर पर आज अनेकों अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करते हैं। चाहे प्रदर्शन कैसा भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, ट्रॉफी लाए हो या ना लाए हो, उसके बाद भी खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए उनको बुलाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और जब खेलने जाते हैं उस समय भी उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। आज चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेल इंडिया योजना की शुरुआत करना हो, या फिर चाहे एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम खड़ा करना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह से आज देश के अंदर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी राज्य की सरकार भी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु राज्य को हम लगातार ये संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। अभी हमारी खेल मंत्री जी ने, रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से हम योजनाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये हम नई खेल नीति हमने लागू की है। इस नीति के तहत हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म, सरकारी नौकरियों में आउट ऑफ टर्म नौकरी देने की शुरुआत कर दी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हमने मेडल लाने वाले प्रदेश के 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां भी उनको दे दी गई हैं। इसके साथ ही एक खुशखबरी यह भी है कि हमारी सरकार द्वारा अभी गैरसैंण विधानसभा में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए विधेयक भी पास कर दिया है। राज्य में खेल विश्वविद्यालय से बनने से हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं और उनको खेलों के क्षेत्र में और अधिक अवसर प्राप्त होंगे और अधिक उनकी संभावनाएं बढ़ेगी। हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना भी की गई है और पूर्व में देय नगद धनराशि में लगभग 100% की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी
प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति और खेल उपकरण हेतु प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही अभी आपने देखा डीबीटी के माध्यम से 3900 खिलाड़ियों के सीधे बैंक के खातों में 1500 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल किट खरीदने हेतु दी जाने वाली धनराशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार शिक्षकों के मानदेय में भी लगातार वृद्धि की गई है और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के साथ ही हिमालय खेल रत्न पुरस्कार भी अब प्रदान किया जा रहा है। खिलाड़ियों की किसी प्रतियोगिता, प्रशिक्षण शिविर या यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। तो देहरादून से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों से निर्मित किट और रेशम से निर्मित शॉल भेंट की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड का दौरा करने और नवनिर्मित पीएमएफएमई स्टोर के लोकार्पण का अनुरोध किया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अवगत कराया कि भारत सरकार की तरफ से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्तराखंड राज्यों में 1591 इकाई स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ के निवेश से 707 सूक्ष्म खाद्य उद्योगों के उद्यमों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं और इन इकाइयों से लगभग 3,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रमोशन गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए डीआरपी के लंबित देयकों का यथाशीघ्र भुगतान करते हुए योजना की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर आ रही समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रमोशन गतिविधियों के क्रियान्वयन और डीआरपी के लंबित देयकों के भुगतान के लिए भारत सरकार से 100% केंद्रांश की धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराने का अनुरोध किया है, ताकि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति संभव हो सके। जिस पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा।
उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कार्य किया जाना चाहिए। वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर और कड़े कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्वों को दबंगई से कुचला जा रहा है। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े उलटफेर की बात की जा रही है, लेकिन बिना तथ्यों के इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला विषय है और इस पर जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूं कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहां पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर हैं, उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का कि अपराधी यहाँ घुसने की हिम्मत ना करे और उसको लगे कि मैं घुसूंगा तो मैं सुरक्षित वापस नहीं जाऊंगा। और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तरफ से दिए गए किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान पर आक्रोशित किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर कंगना रनौत का पुतला फूंका है। आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति से कंगना की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं किसान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष शशांक सिंह ने कहा कि मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने देश के अन्नदाताओं के खिलाफ घटिया टिप्पणी की है, जिसको लेकर के पूरे देश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने साथ ही कहा कि कंगना देश के किसानों से माफी मांगे। कंगना रनौत की ओर से हमेशा विवादित बयान दिए जाते हैं और विवादित बयान देकर के कंगना देश का माहौल खराब करना चाहती है। कंगना रनौत की सदस्यता जल्द से जल्द रद्द की जाए और केंद्र सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। मुनकीरेती में ई ऑटो को एंट्री देने की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर चालक धरने प्रदर्शन के साथ ही 4 दिन से क्रमिक आमरण अनशन कर रहे हैं। रात को हो रही मूसलाधार बारिश भी चालकों के क्रमिक आमरण अनशन को हिला नहीं पाई है। प्रशासन धरना प्रदर्शन और अनशन पर अपनी नजर बनाए हुए है, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक आंदोलन कर रहे चालकों से वार्ता करने नहीं पहुंचा है। इसलिए चालकों ने प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन भी किया। चालकों ने यज्ञ में आहुतियां डालकर भगवान से प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। इस दौरान ई ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जब तक उनके वाहनों को मुनकीरेती में एंट्री नहीं मिलती, तब तक धरना प्रदर्शन और क्रमिक आमरण अनशन चलता रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो ऑटो चालक मिल करके मुख्यमंत्री आवास पर जो है घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और उधर राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने संसद की परंपरा जैसे सांसदों को शपथ, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्वनिमत, विदेशी मेहमानों का परिचय इत्यादि का कुशल मंचन किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर नगेंद्र द्विवेदी ने कहा कि छात्र छात्राओं का प्रयास सराहनीय है और छात्र छात्राओं को जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा देश का भविष्य होते हैं, आवश्यकता है उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करने की। युवाओं की अपार ऊर्जा शक्ति को अगर उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकारात्मक दिशा में लगाया जाए तो ये राष्ट्र के लिए प्रगति और विकास का परिचायक होगा।
धनौरी क्षेत्र के जस्सावाला मार्ग के पास एक कॉलेज में गुलदार का जोड़ा दिखाई देने से हड़कंप मच गया। आपस में खेलकूद करते हुए गुलदार के जोड़े की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुलदार दिखाई देने से आसपास के ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन में दहशत बना हुआ है। आपको बता दें कि कॉलेज प्रबंधक अश्विनी सैनी ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि रात के समय गुलदार दीवार फांदकर कॉलेज के अंदर घुस गए थे। गुलदार की हरकत कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। गुलदार की दस्तक से दहशत का माहौल बना हुआ है। सकते हैं बाघ कह सकते हैं उसको, चीता टाइप थे। 2 वयस्क यहाँ संस्थान में घुसे हैं। लगभग 2:06 को वो यहाँ घुसे। कैमरों में हम लोगों के द्वारा देखे गए। यहाँ जो चौकीदार थे वो डर के मारे उन्होंने अपने आप को बिल्डिंग में बंद कर लिया। उसके बाद भी लगातार वो करीब 30-35 मिनट तक यहाँ संस्थान में घूमते रहे। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है बाढ़ बारिश को लेकर, जहां पर एक बार फिर से देर शाम मौसम ने करवट बदली है। तो लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जो है प्रदेश भर में जारी है और इस बीच एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम ने देर शाम जो है वो करवट बदली। तापमान में गिरावट आई है। तेज बारिश होने से सड़कों में कई जगह पर जलभराव की स्थिति आ गई। बारिश से कई मार्ग बाधित है। मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अन्य जनपदों में आंशिक बादलों के साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी है। पुलिस लगातार नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रही है। वहीं मौसम विभाग ने अपील की है, मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करें। यानी यात्रा को लेकर खासकर लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आपको कहीं भी यात्रा करनी है तो आप एक बार मौसम चार्ट जरूर चेक कर लें कि कहीं जहां आप जा रहे हैं वहां ज्यादा बारिश की संभावना तो नहीं है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। लगातार बारिश से जो एक तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। मौसम विभाग के द्वारा आज रात भारी बारिश होने की संभावना है। अतः आप लोग से निवेदन है कि आप लोग नदी किनारे न जाएं और जो नदी किनारे मकान है वो अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और कृपया अब अपने अपने घर चले जाएं। ये ज्यादा न घूमे। सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। अत्यधिक पानी भरने के कारण सड़क के दोनों ओर की नालियां दिखनी बंद हो जाती हैं, जिस कारण हादसे हो चुके हैं। अतः सभी को अवगत कराया जा रहा है। सड़क पर पानी भरने की दशा में सड़क के मध्य भाग पर चलना सुनिश्चित करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जानना चाहेंगे क्या हालात बने हुए, एक बार फिर से मौसम का पूर्वानुमान आया है, कहां पर अलर्ट जारी किया गया है? आज ज्योति, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सावन भले खत्म हो गया और भादो आ गया, लेकिन भादो में इस बार हमें अगर कहें देहरादून रीजन कहें, कुछ गढ़वाल के एरिए कहें, कुछ कुमायूं के एरिए कहें, यहाँ काफी ज्यादा बारिश नजर आ रही है। तो कल से भी लगातार हम कहें तो कल देर रात शाम से लगातार बारिश हुई है और देर रात तक बारिश होती है। काफी बड़ी तेजी में बारिश हुई है, काफी बिजली कड़कड़ाहट हुई है और जगह जगह हम देख रहे थे कि पानी का इतना भराव हो गया, जो बरसाती नाले थे, नदियां थे, वो एकदम उफान पे आ गया। और यहाँ तक कि देर रात पुलिस के जवानों को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि आप बिल्कुल भी ऐसे ना जाएं, जरूरी काम है तो बाहर निकलें और नदी नाले के पास है वो सब वहां पर ना जाए, क्योंकि लगातार पानी जल स्तर बढ़ रहा था। तो आज भी स्थिति यही है कि देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर की बात करें, यहाँ पर भी बारिश की चेतावनी दी गई है। अन्य स्थानों पर भले कम है। तो कुल मिला के कहें, जैसे ही दोपहर बाद हम 3-4 बजे बाद कहीं ना कहीं अत्यधिक बारिश होती है और डेली का ये लगभग हम कहीं देख रहे हैं रूटीन बन गया है। तो वही जो प्रशासन का काम है कि भैया चेतावनी देते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि प्रशासन को ही पहले कहें तो लगभग 24 घंटे पहले ये जानकारी मिल जाती है कि कौन कौन से एरिया जो मौसम विभाग का रहा है कि कौन कौन से एरिया में ज्यादा बरसात के आसार है। आज भी जैसे हरिद्वार, देहरादून बताया गया, उत्तरकाशी और बागेश्वर 3 जिले और 8 सेंचुरी बताए गए हैं। तो कुल मिला के कहें, लगातार यही कहा जाता है कि जैसे ही मौसम की जानकारी आती है, कुछ चेतावनी दी जाती है कि आप दूर हट के रहे, कोई आवश्यक कार्य है तो आप घर से निकलें, नहीं तो। और एक ये सबसे बड़ी सुखद बात शुरू हो रही है कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो वो उस टाइम नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद 3-4 बजे के बाद उस टाइम लगातार बारिश काफी देखने को मिल रही है, जिससे पूरा जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है।
देख ही सकते हैं जिस तरीके से लगातार तस्वीरें आती हैं, काफी चिंताजनक तस्वीरें आती हैं। कहीं पर मकान ढह गया, कहीं पर दुकान बह गई, कहीं पर सड़कें बंद हो गई। तो इस तरीके की तस्वीरें बेशक आती हैं मौसम के कहर की। लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट आता है तो प्रशासन किन किन तरीकों से लोगों को अलर्ट कर रहा है? जैसा कि अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे कि रात का समय था और प्रशासन यानी पुलिस जो थी वो गाड़ी में लोगों को अलर्ट कर रही थी कि घरों से बाहर ना निकले या फिर सावधान रहे। तो और कौन कौन से माध्यम अपना रहे हैं प्रशासन लोगों को सतर्क करने के लिए? हाँ ज्योति, सबसे बड़ा तो अगर हम कहें ये प्रशासन का एक लगातार प्रयास रहता है कि जब बारिश का अलर्ट आता है, क्योंकि ये 24 घंटे पहले ही ये जानकारी मिल जाती है, उनका यही कहना होता है। जो मेन जो फोकस होता है, आजकल आप देख रहे हो कि लगातार नदियों और बरसाती नालों के आगे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, झुग्गी झोपड़ियां हो गई हैं, जिसके कारण एक वो सबसे बड़ी एक प्रशासन के लिए सिरदर्द सबक की परेशानी भी है, क्योंकि वहीं ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो नदियां जो होते हैं ये बारिश में एकदम से तेजी से उफान पे आ जाते हैं। जो आसपास लोगों ने घर मकान बना दिए और कहें तो नदियों के अंदर कई जगह बना दिए गए, तो उस टाइम तो नहीं समझ आता। लेकिन जब बरसात का सीजन आता है तो वो बड़ा दुखदायी होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वहां पर अपने मकान बनाए हैं, और साथ ही प्रशासन के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होती है अगर वहां उन लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग होते हैं, मीडियम क्लास के लोग होते हैं। फिर उनको कहीं ना कहीं जो उचित मुआवजा होता है कहीं ना कहीं सरकार को भी देना पड़ता है। तो सरकार का यही प्रयास रहता है कि नदी नालों के सामने कम बने, और जो बन चुके हैं उनको भी सरकार अन्य स्थान पर अगर ये चीज उनको अन्य स्थान दे के कहीं और जहां उनको कहीं बसा दे, ताकि वो एक परेशानी का जो सबब है, सिरदर्द जो बना हुआ है शासन प्रशासन के लिए, वो भी कम हो सके। और एक तरीके कहीं है बताने के लिए, एक तो पूरी तरीके से जब ज्यादा दिक्कत होती है, देखो कैसे पुलिस के जवान, पुलिस की गाड़ियां, प्रशासन गाड़ियां लगातार लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को बताती है। और साथ ही अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के नाम से तरीके से भी जब मौसम का पूर्व अनुमान आता है तो अलग अलग विभिन्न कहें तो डिपार्टमेंटों की तरफ से सोशल मीडिया, नदी के द्वारा सोशल मीडिया का बहुत प्रचलन है, उस माध्यम से भी लगातार लोगों को जानकारी दी जाती है कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। और हम कहेंगे पूरा जो मौसम का पूर्वानुमान है वो अपडेट भी अधिकतर सोशल मीडिया में जो डिपार्टमेंट है वो डालते हैं, ताकि ज्यादा लोगों को जानकारी मिलती है। लोग सोशल मीडिया पे आजकल 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, एक तो ये भी माध्यम है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये जरूर बताया जाता है कि देखो यात्रा तो फिलहाल बिल्कुल बंद के कगार पर है, पर एक ये मैसेज जब आप कोई भी साइट खोलेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि मौसम की जानकारी के बिना आप यात्रा न करें। और जहां मौसम का पूर्व अनुमान अलर्ट में घोषित किया गया है वहां जाने से बचे। और पर्वतीय क्षेत्रों में तो खास तौर से ये जो दिक्कतों का ज्यादा सामना करना, एकदम जब बोल्डर्स और ऊपर मलबा आ जाता है तो उससे रोड ब्लॉक हो जाती है, और कई बार लोग उसमें लोगों की कैजुअल्टी भी हो गई है, लोगों को काफी नुकसान भी हुआ, गाड़ियों को नुकसान भी हुआ। तो वो सबसे बड़ी बात होती है, और वो तरीके से बताया भी जाता है कि आप ऐसे ना जाएं, ना करें। विभिन्न माध्यम से सरकार का यही प्रयास रहता है, एक तो सरकार प्रशासन के लिए सिरदर्दी कम हो और कोई एक्स्ट्रा नुकसान भी ना हो, वो विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों को लगातार मौसम की जानकारी देते रहते हैं। बिल्कुल सही बात, और नजर भी आप बनाए रखिएगा, हम भी दर्शकों को लगातार इसकी अपडेट देते रहते हैं मौसम को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। देर शाम जो है कई जगहों पर बारिश हुई है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है बारिश का। और लोगों से प्रशासन और शासन दोनों लगातार अपील कर रहा है कि क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में आप मौसम विभाग की चेतावनी सुनने के बाद ही कहीं पर यात्रा करें। कहीं आपको जाना है तो मौसम एक बार जरूर चेक कर लें और संवेदनशील इलाकों से दूर रहें। इस तरीके की अपील लगातार की जाती है मौसम में। इस मौसम में बीमारियां भी काफी पनपती है, तो उसके लिए भी लोगों से बार बार अपील की जाती है कि आप अपनी सावधानियां खुद रखें। प्रशासन आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन आपको भी अपने लिए सावधानी खुद ही बरतनी होगी। तो इस तरीके से लगातार जो है मौसम विभाग के द्वारा भी अपडेट दी जा रही है और हम भी अपने दर्शकों को लगातार बताते रहते हैं कि किस तरीके से आपको सावधान रहना है, क्योंकि भादों का ये महीना चल रहा है और इस महीने भी लगातार लगभग पूरे महीने पहाड़ों में बारिश रहती है। तो ऐसे में लोगों को सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देर शाम फिर बारिश आई थी। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।